नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है 2022 का, उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो मॉडल पेपर है ना, उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने 100 हैं 1 मार्क्स का, जिसमें आपको 50 बनाना है। 30 है हमारा 2 मार्क्स का, जिसमें आपको 15 सॉल्व करना है। और 8 है हमारा, ये है हमारा 5 मार्क्स का, जिसमें 4 सॉल्व करना है अपने को। तो टोटल क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 38 है। और अपने को जो सॉल्व करना है, यहाँ से 50, यहाँ से 50 करना है, यहाँ से 15 करना है और यहाँ से 4 करना है। तो तुम देखोगे कि टोटल 69 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है ना, 69 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर देखोगे ध्यान से तो बिहार बोर्ड का जो है ना क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। फिर भी तुम देखोगे कि शायद ही कुछ बच्चे ना 100 में 100 कर पाते हैं। और सोच लो कितना ऑप्शन आसान है कि 100 में से 50 लिखना है, 30 में से 15 लिखना है और 8 में से 4 लिखना है। तो सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि आराम से 100 में 100 कर सकते हैं। बट दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है बच्चों कहाँ पर? टाइमिंग पर, है ना। कि आप टाइम जो है ना, टाइम पता चलेगा क्या कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 69 से इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि आपका 3 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। पता ही नहीं चलेगा, लास्ट का 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है। इसी में बच्चे जो है ना अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप ना सम बनाने पे ये ध्यान रखो कि मेरा टाइमिंग क्या है ना। तो बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक चलता है। अगर ध्यान दिया जाए तो आप 50 क्वेश्चन बनाने के लिए, इसमें जो 50 क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव, इसको आप 1 आवर से ज्यादा नहीं ले सकते हो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं ले सकते हो। आप ध्यान देना, है ना, कि ये 50 ऑब्जेक्टिव जो उसको 1 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद आता है 15 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये बोलने का 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 30 में से 15 बनाना है, जो कि थोड़ा सा लेंदी चला जाता है। तो आप इसके लिए जो टाइम दे सकते हो, बहुत ज्यादा करोगे तो आप इसके लिए कितना टाइम दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 घंटा 10 मिनट तुम ले सकते हो। 1 घंटा 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हम लोग। 1 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट हो गया। बाद बाकी 4 क्वेश्चन, इसका जो 4 क्वेश्चन आएगा, इसको 8 में से, इसको आप ना 50 मिनट या 50 मिनट से कम, है ना, 40 मिनट में सॉल्व करो। तो 40 मिनट में सॉल्व करो। और साथ में क्या होता है ना कि ये 50 क्वेश्चन का OMR भी रंगना होता है। तो वो भी ध्यान देना है कि OMR रंगने में भी हम लोगों को टाइम जाता है। तो इस सब चीज का टाइमिंग का अगर तुम एडजस्टमेंट कर लोगे तो तुम बहुत आसानी से 100 में 100 ला सकते हो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होता है कि जनरली जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बच्चे इसको बहुत लेंदी बनाते हैं, बहुत बड़ा बच्चे लोग सॉल्व करते हैं। कारण क्या होता है कि उसको थोड़ा सा सॉल्विंग टेक्निक में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे थोड़ा सा जल्दी से, तो फिर आप इसको जल्दी से 100 में 100 ला सकते हो। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा 100 में 100 लाने, ठीक है। 80s में 90s में चले जाओगे, बट 100 में 100 अगर लाना है तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग तुम्हारा ठीक है तो फिर हम पूरा का पूरा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे इसको जल्दी से कैसे बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं। तो आज हम लोग करेंगे 1 to 30, 1 से लेके 30 तक है। आप लोगों को इसमें से 15 ही बनाना होता है एग्जाम में, ठीक है। बट हम 30 का 30 बनाएंगे, आप लोगों को 15 बनाना है ना। और फिर से वही बात देखना है कि कैसे हम लोग जल्दी सम बना सकते हैं, क्या तरीका लगाएं कि जल्दी से जल्दी हम सम लोग सम बना सकते हैं। क्योंकि टाइमिंग ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम में हम लोगों का, ठीक है। तो सीखते हैं कि कैसे हम लोग जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और हमने इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, उसको भी आप लोग देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 था, 100 को हमने 87 मिनट में सॉल्व किया है ना। तो 87 मिनट में सॉल्व किया है। तो 87 कहने का मतलब अगर 50 सॉल्व करना होगा तो 87 का आधा कर दो, तो लगभग जो है 44 मिनट आ जाता है। तो 44 मिनट में सॉल्व कर लिए थे हम लोग। बाद बाकी जो है उसको रंगने में लगा सकते हो आप टाइम, ठीक है। तो 1 घंटा में आपका आराम से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो सीखना पड़ेगा कि अपने को बनाना कैसे। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1-1 3 और 2-4 5। इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो चलो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास एक सिंपल सा बात है, रिकॉल करते चलना है कि हमारे पास एक पॉइंट है P है तुम्हारा x1 y1 और z1, और एक पॉइंट है तुम्हारा Q, और Q पॉइंट है हमारा x2 y2 z2,
ठीक है, तो अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले आप पी क्यू निकाल लो। तो पी क्यू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तो तुम्हारा पी क्यू आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन अगर लिखना है तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, y2 माइनस y1 बाई पी क्यू और z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। ठीक है, एक आसान सा ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया पी क्यू का। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ठीक है, ये काम की है, ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन पॉइंट दिया हुआ है, क्या मान लेते हैं, लेट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 माइनस 1 3 और क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं 2 माइनस 4 5। ठीक है, तो देन तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर x2 है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 है माइनस 4, अब माइनस y1 है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस z2 5 और माइनस z1 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है प्लस माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है और प्लस यहां से देखो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो 10 4 14। तो इस तरह से क्या आ गया, रूट 14। अब बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे लिखते हैं डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, है ना, पी क्यू है ना, बोल रहा था ना लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट इसका। तो पी क्यू का जो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन क्या है तुम्हारा, x2 माइनस x1 ना, मतलब 2 माइनस 1 बाई रूट 14, फिर क्या है माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट 14, ये रूट 14 आ गया यहाँ पर, और 5 माइनस 3 बाई क्या है हमारा रूट 14। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 1 बाई रूट 14 माइनस 3 बाई रूट 14 और 2 बाई रूट 14, ये हमारा आंसर हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेट करना है अपने को साइन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डी एक्स है। तो यहां पर रूट, जहां भी रूट दिखे ना तो आप रूट को ना कुछ पुट कर लो, तो पुट कर लो रूट एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स का, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, dx इक्वल टू 2 रूट एक्स dt, क्योंकि अपने को तो पूरे को t में बदलना है, तो ये dx इक्वल टू 2 और रूट एक्स अपने आप में देखो क्या है, इसको अगर 1 ले लो तो रूट एक्स अपने आप में t है, 2t dt ऐसा आ गया, 2t dt। तो अब देखो देयरफॉर आई इक्वल टू, अब आई जो हमारा है साइन, और रूट एक्स को हम लोग t मान लिए, रूट एक्स को t मान लिया, इंटू dx को क्या ले सकते हैं 2t dt। ठीक है, तो एक बहुत ही आसान सा बन गया तुम्हारा यहाँ पर, देखो क्या है, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 2 बाहर ले लो और यहाँ आ गया t साइन t dt। तो आईलेट का यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लॉगरिथमिक नहीं है, ए फॉर एल्जेब्रिक है, ये इसको फर्स्ट मानो और ये दूसरा जो बन गया सेकेंड मानो। तो यहां से क्या आ गया, आई इक्वल टू 2 तो बाहर है, रहने दो, टी को छोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, टी को फर्स्ट वाले को छोड़ना है, सेकेंड को इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड को क्या करना है इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, और माइनस पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन करना है डी बाई डी टी टी, और इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, और इस पूरे का क्या करना है डी टी करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखो क्या हो रहा है हमारा, बहुत अब बेसिक्स हो गया, सिंपल है, आई इक्वल टू 2 टी और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। ठीक है, माइनस डी बाई डी टी तो 1 आ गया, 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस टी डी टी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग।
तो आई इक्वल टू आ रहा है 2t माइनस 2t cos t, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 और cos t का इंटीग्रेशन वापस से क्या आ जाएगा sin t और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अच्छा t हमने किसको मान रखा है, t हमने रूट एक्स को मान रखा है, तो जहां जहां अब t है वहां हम लोग रूट एक्स ले लेंगे, क्योंकि ये तो माना हुआ चीज है ना। तो माइनस 2t के जगह रूट एक्स और cos रूट एक्स प्लस 2 साइन t के जगह रूट एक्स और प्लस c, ये cos है हमारा और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अब आगे देखते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड पर आते हैं। क्या है हमारे पास, साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेट करना है अपने को साइन क्यूब एक्स को। सोल्यूशन आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है अपने को साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है कि साइन 3 थीटा जो होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये 4 साइन क्यूब थीटा को उठा के इधर लेके आते हैं, तो 4 साइन क्यूब थीटा और इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ऐसा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा जो हो जाएगा वो 1/4 हो गया और 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है बच्चों, ये तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, तो थोड़ा जल्दी हम लोग बना सकते हैं। और ये फॉर्मूला तो जनरली सबको याद ही रहता है, तो ये हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो चलो देखो अब यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, तो आई इक्वल टू, क्योंकि देखो पावर जो 3 है ना तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, उसको ना 1 पावर पर लाना है। तो क्या गया तुम्हारा 1/4 बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x, ये रहा। अब तो बस ये फॉर्मूला लिखें, एक लाइन में हमारा हो गया इसका आंसर। तो आई इक्वल टू 1/4 और यहाँ देखो 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो गया, और माइनस साइन 3x का माइनस कॉस 3x, और x का कोफिशिएंट से आपको भाग भी देना होता है, तो x का कोफिशिएंट मतलब 3 से भाग दे दिए और प्लस हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया माइनस 3/4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 3, तो 1/12, 1/4 इंटू 1/3, 1/12 कॉस 3x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 4 नंबर, क्या है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। ये तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए अपने को, थोड़ा जल्दी बन जाए। तो हम ना इस चीज को ना अल्फा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, और एंड साथ में इधर दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, तो कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू बीटा। तो यहां से कितना आ गया हमारा, साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, और यहां से क्या आ गया, एंड कॉस बीटा इक्वल टू 12/13। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर इसको डालते हैं। ये अल्फा है हमारे पास और इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल पर डालते हैं। ये हमारे पास बीटा है, तो साइन अल्फा क्या होता है, p/h। तो p क्या आ गया हमारा, p/h, तो ये p है और ये h है, तो b अपने आप 4 आ जाएगा। और cos बीटा होता है b/h, तो ये 12 है b और h 13 है, तो इसका पाइथागोरस लगाओ तो ये 5 आ जाएगा, है ना। एक्चुअली ये सबसे आसान वाला पाइथागोरिक ट्रिक है, तो ये अपने को याद रहता है, हमेशा याद रहना चाहिए। ऐसा हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ से इतना आ गया हमारा, तो यहाँ पर देखो इधर क्या है, साइन, और इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हम लोग क्या मान लिया, बीटा। तो साइन यहाँ पे बीच में माइनस भी है, तो ये अल्फा माइनस बीटा और उधर साइन है ना, तो ये समझना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो 9। अब देखो क्या आ रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या था, क्या आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो सही है। तो अभी देखो यहाँ से हम लोगों ने साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। अब कॉस अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, b/h मतलब 4/5, यहाँ से 4/5 आ रहा है। यहाँ से कॉस बीटा हमारे पास है और यहाँ से हम लोग अगर साइन बीटा का वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ p/h मतलब 5/13, ये रहा हमारा। अब बस वैल्यू पुट करो, हमारा आंसर आने वाला है। तो साइन
अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा का वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 3/5 और कॉस बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 12/13 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, ये रहा 4/5 इंटू साइन बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 5/13। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, और देखो टाइम बर्बाद नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना फिर वैसे कुछ नहीं। यहाँ से देखो दोनों के नीचे सेम है, 13 5 जा 65, ये 65 है, यहाँ पे 13 12 3 जा 36 माइनस 5 4 जा 20, ऐसा है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ रहने देते हैं और साइन उधर लेके चलते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा 16/65, और एक्चुअली में अल्फा हम लोगों ने किसको माना था, देखो अल्फा हम लोगों ने किसको माना था, अब बस वो कर देना हमारा काम बन जाएगा। अल्फा हम लोगों ने माना था साइन इनवर्स 3/5, तो अल्फा की जगह हम लोग लिख रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 माइनस बीटा की जगह हम लोग क्या लिखना है, बीटा क्या है हमारा कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस इनवर्स 12/13, और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 16/65, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, यही अपने को प्रूफ करना था प्रूफ। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है इसको प्रूफ करने का, और इसमें दिक्कत भी ज्यादा नहीं होती है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है 16/65। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बट यही सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो क्या है तुम्हारे पास ए तो पहले से दिया हुआ है, ए क्या है हमारे पास 2 4 3, अच्छा, एंड बी दिया हुआ है हमारे पास क्या, बी दिया हुआ है 2 3 और 4। तो क्योंकि ए डैश बी डैश यूज हो रहा है तो हम लोग यहीं पर यूज निकाल लेते हैं इसको। देन ए डैश जो हमारा आ जाएगा, अब इसका रो जो मैट्रिक्स कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स रो बन जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है, तो 2 4 3, और बी डैश हमारा क्या आ जाएगा, ये रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 2 3 4। ठीक है, तो चलो LHS करते हैं हम लोग। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, तो ए हमारे पास क्या है, ए बी निकालते हैं हम लोग। देखो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 2 4 3, और बी हमारे पास है 2 3 4। ठीक है, तो ये देखो हमारा 3/1 का मैट्रिक्स है, ये 1/3 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। तो पहला रो पहला कॉलम 2 2 जा 4, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 3 जा 6, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 2 4 जा 8, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 4 2 जा 8, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 3 जा 12, और फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 4 जा 16, फिर तीसरा रो पहला कॉलम 3 2 जा 6, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 3 जा 9, तीसरा रो तीसरा कॉलम 4 3 जा 12, ये है हमारा। ठीक है, तो ए बी इतना आ गया हमारा। तो ए बी का डैश हम लोग कर लेते हैं, तो ए बी का डैश, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो 4 6 8, पहला रो पहला कॉलम बन गया, 8 12 16, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, 6 9 12, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया, इक्वेशन 1। एंड अब दूसरा क्या करना है अपने को, बी डैश ए डैश करना है, एंड बी डैश ए डैश इक्वल टू, बी डैश हमारे पास है 2 3 4, और ए डैश अपने पास है 2 4 3। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो एक सिंपली बात बताते हैं भाई, इतना टाइम कम होता है ना, एक ट्रिक सीख लो, कुछ मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट लिख दो ये वाला 4 8 6। कौन सा एग्जामिनर जो है ना इसको चेक कर रहा है बैठ के, बस बराबर होना चाहिए, तो उतना करने का जरूरत नहीं है, वैसे करके देख लो वही होगा। बट मेरा यही है यहाँ पर सजेशन, आप डायरेक्ट ये वाला जो है ना, क्योंकि दोनों को तो बराबर दिखाना है, तो ये वाला डायरेक्ट यहाँ लिख दो। ठीक है, और बस फ्रॉम 1 and 2 कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया तुम्हारा, दोनों तो बराबर है, तो ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। वैसे तुम लोगों के लिए दिखा देते हैं, वही सेम होगा, बट यहाँ पे यही लिख के प्रूफ लिख देना। ठीक है, वहाँ उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, है ना, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और 4 3 जा 12, है कि नहीं। बट वो करने की जरूरत नहीं है, आएगी, बस डायरेक्ट लिखो, काम खत्म करो। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये था हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो क्या कहता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट निकालना है अपने को। डिटर्मिनेंट क्या है देखो, 4 9 7 3 5 7, ठीक है, 3 5 7 और 5 4 5। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक तो कोशिश करते हैं जीरो बनाओ, जितना जीरो बनाओ उतना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अप्लाई R1 माइनस R2, R1 में R2 माइनस कर दो तो नया डिटर्मिनेंट आ रहा है। 4 में 3 गया 1 बच रहा है, 9 में 5 गया 4 बच रहा है और 7 में 7 गया 0 बच रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 5 7 5 4 5 है ना। तो यहाँ से एक 0 आ गया। अब और 0 करने का मन कर रहा है तो ये 5 दिख रहा है तो यहाँ भी कर सकते हो या डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, आपको जैसा मर्जी हो वैसा कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, एक्सपेंड अलोंग R1, क्योंकि एक 0 R1 में आ चुका है। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा 1। अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 5 5 जा 25 माइनस 28, 25 माइनस 28 माइनस 4 ले लो, है ना, 25 माइनस 28 माइनस 4, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 5 3 जा 15 और माइनस 7 5 जा 35, तो 15 माइनस 35 और माइनस ये प्लस 0, तो इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है अपने को, खत्म कहानी यहाँ से। तो अभी जो डिटर्मिनेंट हमारा आ रहा है ये 25 माइनस 28 माइनस 3 और माइनस 4 इंटू 15 माइनस 35 तो माइनस 20, तो ये आ रहा है माइनस 3 प्लस 80, तो क्या आ रहा है हमारा 77, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू इतना, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी अपने को ये इनवर्स दिया हुआ है और अपने को dy बाय dx निकालना है तो अपने को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। पहले इसका इनवर्स सॉल्व करना है फिर सम बनाना है। तो सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू क्या है तुम्हारा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग। तो देखो रूट के अंदर में क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो अपने को ऐसा देखना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या एक्स के जगह पे लें, ठीक है, कि हमारा रूट से बाहर आ जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया है ना। अब देखो अगर टेन थीटा ले लेंगे तो ये रूट जो है ना एक्स के जगह अगर ये टेन थीटा ले लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, हो गया सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर सेक थीटा आ जाएगा। तो जब भी ऐसा आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी हमारा इस टाइप का आ जाए तो आप सेम या तो टेन थीटा पुट कर लो एक्स के जगह या आप कॉट थीटा पुट कर लो एक्स के जगह, दोनों से काम बन जाएगा, दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पुट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया तुम्हारा एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा टेन इनवर्स एक्स। तो अब इसको बढ़ते हैं लेके आगे। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई एक्स के जगह टेन थीटा, ये रहा हमारा। तो यहां से देखो क्या आ रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा सेक थीटा हो जाएगा और माइनस 1 और यहाँ क्या है तुम्हारा टेन थीटा है। अब इसको तो बहुत आसानी से अब सॉल्व हम लोग कर सकते हैं यहाँ से y इक्वल टू टेन इनवर्स और ध्यान दो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 और यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको ना जल्दी से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, यहाँ करते हैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी कर देते हैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। तो देखो इससे क्या होगा, जल्दी से ऊपर नीचे दोनों में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए और ये सारा इस ब्रैकेट के अंदर में ही हो रहा है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसा किए तो इसको बढ़ा के ऐसे लिख दो। इससे क्या होगा कि हमारा सम थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो cos थीटा से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आप एलसीएम लेने के बजाय मल्टीप्लाई करो तो वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो क्या आ रहा है 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया
और नीचे cos थीटा कट गया तो क्या बचा, sin थीटा हो गया। और अब अपने को पता है क्या कि 1 माइनस cos थीटा, तो इसका फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, 1 माइनस cos थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और नीचे है sin थीटा, ये होता है 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ऐसा होता है। तो बस अब ये डाल लेना यहाँ पर फॉर्मूला, तो अपना काम हो जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे है 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया और एक साइन कैंसिल हो गया यहाँ से। तो अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, अब देखो ध्यान से, अब जो बच रहा है y इक्वल टू ये रहा tan इनवर्स और ये साइन बाय cos क्या आया, tan थीटा बाई 2 और सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी y इक्वल टू कितना है तुम्हारा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। और अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1/2 और थीटा अपने आप में मेरा क्या है, देखो थीटा क्या हमारा साइन tan इनवर्स x है, थीटा क्या है tan इनवर्स x है हमारा, तो ये हमारा tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसका dy बाई dx कर दो, तो dy बाई dx करेंगे तो 1/2 तो रह गया और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आ गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और शायद यही अपने को प्रूफ करना है, देख लो, ठीक है बच्चों, तो यही अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है हमारा, y इक्वल टू क्या है, x log x बाई ए प्लस बी एक्स। तो चलो यहाँ पर देखो क्या है, y इक्वल टू x log x बाई ए प्लस बी एक्स। तो याद है हम लोग ने पढ़े थे लॉग का प्रॉपर्टी, क्या कि log m बाई एन, log m बाई एन जो होता है वो log m माइनस log n होता है, ठीक है। तो बस इसी पर इसको जो है ना कर लेते हैं ब्रेक, बन जाएगा इजीली हमारा y इक्वल टू एक्स और यहाँ ले लेते हैं log x माइनस log a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, ऐसा आ गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा y इक्वल टू एक्स log x माइनस एक्स log a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी एक्स। अब ये u भी है, 2 है, u भी है ना, x को छोड़ रहे हैं log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा और log x को छोड़ रहे हैं x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से कहानी खत्म, इधर पहला वाला माइनस x को छोड़ रहे हैं log x का क्या हो जाएगा 1/a प्लस बी एक्स हो गया और इंटू बी एक्स का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बी एक्स का b आ जाएगा और प्लस log ax प्लस b छोड़ रहे हैं, a प्लस बी एक्स छोड़ रहे हैं और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला चीज हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हमारा जो आ रहा है dy बाई डी एक्स जो है वो है 1 प्लस log x माइनस बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स और माइनस log a प्लस बी एक्स, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर हो गया, अब इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा करोगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है हमारा, x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अपने को। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू क्या है तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ना यहाँ पर देखने के साथ लगता है, अच्छा अभी हम एक देख रहे थे एक फार्मूला, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा स्क्वायर होने से क्या फायदा, आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। तो क्यों ना हम ना यहाँ पर देखो 1 माइनस टी स्क्वायर है और ये 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये पुट कर लें। तो यहाँ से क्या हो गया 2 थीटा इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर, कॉस इनवर्स टी स्क्वायर, है ना, कॉस इनवर्स टी स्क्वायर और थीटा इक्वल टू, जरूरत पड़ने पर ये करेंगे बट इसकी जरूरत हमको नहीं लग रही पड़ेगी,
कॉस इनवर्स टी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, 1/2 इतना। तो चलो यहाँ से देखो तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कॉस 2 थीटा लिखते हैं, और y इक्वल टू, और ऐसे बनाओगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट क्या दिक्कत है, पैरामेट्रिक है, अभी टी का पैरामीटर था, हम टी को थीटा में बदल दिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा अपना। x और ये क्या है तुम्हारा रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और y क्या है तुम्हारा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो x कितना आ गया हमारा, x आ गया रूट 2 कॉस थीटा, और y कितना आ गया रूट 2 साइन थीटा, ऐसा आ रहा है ना। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो नाउ dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा रूट 2 रहने दो, कांस्टेंट है, कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस साइन थीटा, तो यहां से क्या आया माइनस रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस रूट 2, अच्छा माइनस रूट 2 साइन थीटा, देखो तो अपने आप में क्या y है, तो ये y हमारा हो गया, ठीक है। और क्योंकि थीटा तो मेरा ओरिजिनल है नहीं, थीटा तो किसी और को मान के रखे हैं, dx बाई डी थीटा ले लो, तो dx बाई डी थीटा कहने का मतलब, ओ सॉरी ये dx बाई डी थीटा भाई, ये कॉस है ना, कॉस को साइन बोले तो dx बाई डी थीटा ये, और ये dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा ये हमारा y है, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा रूट 2, और साइन का आ गया कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या आया रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 कॉस थीटा, रूट 2 कॉस थीटा अपने आप में देखो तो क्या x है, रूट 2 कॉस थीटा अपने आप में क्या x है। तो अभी हम लोग क्या होता है, सिंस dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है x है, और dy बाई डी थीटा कितना है dx बाई डी थीटा कितना है माइनस y है, तो माइनस y, तो आंसर हमारा आ रहा है माइनस x बाई वाई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है। क्या है तुम्हारा फंक्शन का पावर फंक्शन y इक्वल टू साइन का cos x, तो देखो ये भी बहुत आसान है, इसको भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। एक तो जनरली लोग लॉग लेके बनाते हैं दोनों साइड, बट उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अच्छा हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े सम को जल्दी बना सकते हो। एफ एक्स का पावर अगर जी एक्स है तो इसको हम लोग लिखते हैं ई टू दी पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स, ठीक है, ये हो जाता है। एफ एक्स का पावर जी एक्स इक्वल टू क्या होता है ई टू दी पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स। तो इसी तरह इसको भी बदल देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू ई टू दी पावर, ये एफ एक्स जी एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है बच्चों। इसको नंबर 1 ले लो, तो अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से हो गया dy बाई डी एक्स, और e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो वही हो जाता है e का पावर cos x log sin x, ऐसा हो गया। अब देखो, अब पहला काम खत्म, अब cos log sin x, cos x log sin x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो cos x को छोड़ रहे हैं पहले, और log sin x का क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, और फिर sin x का हो जाएगा cos x, प्लस log sin x को छोड़ रहे हैं, और cos का हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो आंसर देखो आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर। अच्छा ये वाला चीज जो है ना, ये तो क्या चीज बन रहा है, ये इसी चीज को तो बदल के यहाँ इतना बना है, तो अब हम लोग इसके बदले में लिख देते हैं साइन एक्स का पावर cos x, और अंदर देखो क्या है cos बाई साइन cot x इंटू cos x, और माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इंटीग्रेट करना है रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। तो देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे, देखो यहाँ से ये क्या है तुम्हारा रूट एक्स। एक्चुअली क्या होता है ना, आप बहुत सिंपल सोचो, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है सब में। अगर आप सिंपल सोचोगे तो आपको बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर नहीं बहुत ज़्यादा सोचोगे हाईफाई तो दिक्कत हो जाएगा। तो सिंपल ऊपर दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं एक्स होता है, प्लस 2ab 2 रूट एक्स, बी के जगह 1 है, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो ऊपर आ गया एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1। अच्छा इसमें गौर से देखो तो सबसे रूट एक्स कॉमन निकालते हैं, रूट एक्स कॉमन निकालते हैं, इससे भी रूट एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो आप रूट एक्स कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बचा एक्स और 2 और
x से जब रूट एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ पर रूट एक्स बच गया, क्योंकि जैसे ही रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा और यहाँ बचा +1 और ये रहा dx। अब ध्यान दो तो ये यहाँ से ये पूरा और ये यहाँ से पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से पूरा कट गया, फट से कट गया है ना। तो अब हमारे पास सिंपल सा भाषा में क्या बचा हुआ है, 1/√x dx। और ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। 1/√x dx का क्या होता है, 2√x + c, है ना, 2√x + c। क्यों कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, d/dx रूट एक्स होता है 1/2√x। अब 1/√x निकालना है, 2 यहाँ डाल दो तो 2√x + c। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, 2 लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, dx/2 + cos x dx+, इसको इंटीग्रेट करना है, 2 प्लस यहाँ पर ये cos x होगा। तो चलो सॉल्यूशन, और i इक्वल टू क्या है हमारे पास, dx/2 + cos x। और चलो देखो अपने पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, जब देखो 2 + cos x ऐसे तो कोई जनरली कोई फॉर्मूला होता नहीं है इसका। तो क्या करना है, cos x को tan x में बदलना है। तो cos x का फॉर्मूला होता है tan x के फॉर्म में 1 - tan² x/2 और 1 + cos² x/2। तो जब भी इस तरह से cos या साइन की बात आ जाए डिनोमिनेटर में, तो आप tan वाला फॉर्मूला यूज किया करो, आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, और यहाँ है तुम्हारा 2 + cos x को 1 - tan² x/2 और नीचे 1 + tan² x/2, ऐसा हो रहा है। चलो बस इसको जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन, यहाँ तो dx ऊपर है, नीचे एलसीएम ले लो, 1 + tan² x/2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 tan² x/2 और +1 - tan² x/2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से देखो हम इधर ही कर ले रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1 + tan² x/2 और नीचे क्या है तुम्हारा 2 + 1 3 है और प्लस 2 tan² x/2 माइनस तो tan² x/2 और ये क्या है तुम्हारा dx है। तो बहुत सिंपल, ऊपर क्या दिख रहा है हमको, ऊपर दिख रहा है 1 + tan², तो sec² x/2 हो रहा है, और नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा 3 + tan² x/2 dx। तो यहां से हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, tan x/2 = t। तो tan का डिफरेंशिएशन sec² x/2 और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dx और ये आ जाएगा dt, ऐसा। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ऊपर आ रहा है हमारा sec² x/, अच्छा 1/2 भी होगा ना, sec² और ये 1/2, यहाँ 1/2 भी हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 है तो ये 2 को उठा के इधर लेके आ सकते हैं हम लोग, तो एक लाइन और लिख ही लो। तो दिस इंप्लाइज, अच्छा यहीं पे, दिस इंप्लाइज sec² x/2 dx इक्वल टू 2 dt, इस टाइप का आ गया 2 dt। तो यहाँ से अब हम लोग कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ऊपर में है हमारा 2 dt और नीचे है हमारा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे t का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। तो ये तो हमारा क्या है, i इक्वल टू 2 बाहर ले लो और dt/a² प्लस x² क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला एक होता है इंटीग्रेशन dx/a² प्लस x² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब प्लस c ऑब्वियसली कांस्टेंट डालना है अपने को, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 1/a तो 1/√3 और tan इनवर्स x/a तो t/√3 और प्लस c। ठीक है, तो अब बस वैल्यू डाल देना है, काम बन जाएगा अपना। तो i इक्वल टू क्या आ गया, 2/√3 और tan इनवर्स, t किसको मान के रखे हम लोग, t माने tan x/2 को, tan x/2 /√3 और प्लस c। तो ये क्या आ गया हमारा, देखो ध्यान से, तो i इक्वल टू 2/√3 और
tan इनवर्स 1/√3 tan x/2 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट करना है अपने को क्या, e⁻x - 1 बाई e⁻x + 1 dx। तो देखो इसको इंटीग्रेट करने का बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि e का पावर ये जो x है ना x, तो इसमें देखो e का पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर x/2 इंटू e का पावर x/2 लिख सकते हैं। तो कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। तो देखना इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। e का पावर x/2 कॉमन निकाल लिए इससे x/2, और यहाँ पर बचा e का पावर x/2 और माइनस e का पावर -x/2। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे आप, तो पहला वाला तो e का पावर x इंटू e का पावर x, e का पावर x हो जाएगा। दूसरा वाला e का पावर x इंटू e का पावर -x/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। और नीचे भी ले लेते हैं e का पावर x/2, और ये आ गया e का पावर x/2 और प्लस e का पावर -x/2 और साथ में क्या है dx है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बहुत सिंपल है, नीचे वाले को पुट करो e⁻x/2 प्लस e⁻−x/2 इक्वस टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e⁻x/2 का डिफरेंशिएशन e⁻x/2 प्लस 2, अब प्लस e⁻x/2 इंटू -1/2 नहीं, और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dx, और इधर हो जाएगा डिफरेंशियल t का dt। तो देखो क्या आ गया हमारा, तो देखो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा e⁻x/2 और माइनस e⁻−x/2, और इधर हो गया पूरा का पूरा dx, और यहाँ पर आ गया 2 dt। तो अब देखो, तो ऊपर वाला चीज e का पावर, यहाँ पर देखो e का पावर x/2 माइनस e का पावर -x/2 और क्या है हमारा dx, और ये किसके बराबर है, 2 dt के बराबर है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा देखो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ऊपर आ रहा है 2 dt है ना, और नीचे कितना आ रहा है बस t, नीचे कितना, ये इस चीज को t माने तो t। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा हो गया, आप देख लो। देखो क्या आ गया, अब यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेते हैं i इक्वल टू, और इंटीग्रेशन dt/t ना, इंटीग्रेशन dt/t log t ले लो आप, log t प्लस c। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 2 log, और t के जगह क्या डाल सकते हैं, t किसको माने, e का पावर x/2 और प्लस e का पावर -x/2 और प्लस c। आप यही आंसर लिख दो, या फिर सॉल्व करना चाहो तो e का पावर -x/2 को 1/e का पावर x/2 कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, हम लोग का आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, मन करे तो कर लो, 1/e का पावर x/2 एलसीएम ले लेंगे, नीचे आएगा e का पावर x/2, ऊपर आ जाएगा e का पावर x + 1, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कर सकते हो। और यहाँ पे भी हमारा ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग छोड़ देंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो आगे बढ़ते हैं 14। यहाँ क्या है तुम्हारा cos³ θ d θ, और 0 से π/2 है हमारा। तो देखो i इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0 से π/2 और cos³ θ d θ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि cos3θ का फॉर्मूला होता है cos4θ माइनस 3 cos³ θ, सॉरी 4 cos³ θ माइनस 3 cos θ, 3 cos θ, ये होता है हमारा फॉर्मूला cos3θ का। ठीक है, तो इस 4 वाले को इधर लेते हैं, बाकी को इधर लेके चले आते हैं। तो 4 cos³ θ जो है वो हो जाता है cos3θ प्लस 3 cos θ। ठीक है, और cos³ θ का फॉर्मूला आ जाता है 1/4 cos3θ और प्लस 3 cos θ। ये तो बस ये फॉर्मूला यहाँ डालना है अपने को, आराम से सम बन जाएगा। तो i इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 0 से π/2 चल रहा है, और cos³ θ को 1/4 cos3θ प्लस 3 cos θ, और ये हो गया तुम्हारा d θ।
तो 1/4 हम तो बाहर ले लेते हैं, 1/4 बाहर ले लेते हैं, और cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 3 थीटा बाई 3, और 3 cos थीटा का होता है sin थीटा, और कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 तक। बस आप वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 1/4, और cos sin है ना, sin 3 और थीटा π/2, तो 3 π/2/3 प्लस 3 sin π/2 ये आ गया, और माइनस 0 डाल देते हैं, तो sin थीटा की जगह 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 0/3 आ जाएगा, sin 0/3 और 3 इंटू साइन 0, तो sin 0 तो 0 ही होता है, तो दूसरा वाला तो पूरा 0 ही हो गया हमारा, कुछ यहाँ से मिलने वाला है नहीं। तो 1/4 आया, और यहाँ 1/3 है, और sin 3 π/2 है ना, sin 3 π/2 -1 होता है ना, sin 3 π/2 -1, और 3 sin π/2 1 होता है। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारा 1/4 माइनस 1/3 प्लस 3, तो कितना आ गया 1/4 इंटू एलसीएम 3 -1 प्लस 9, तो 1/4 इंटू 8/3, तो यहाँ से 2 कट गया, तो आंसर आ रहा है 2/3। हमारा आंसर कितना है 2/3। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 था हमारा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसको ना प्रूव करना है 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स। तो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, LHS जो हमारे पास है वो है 0 से π/2 और है sin स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला होता है क्या, 0 से a fx dx प्रॉपर्टी है, fx dx डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, 0 से a f a माइनस x dx। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे लगा देते हैं 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे π/2 माइनस एक्स dx। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos, तो cos स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, cos स्क्वायर x dx। ठीक है, और यही अपने को RHS प्रूफ करना था। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एग्जामिन वेदर द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या होता है कि अगर इसका f' x 0 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग, और f' x 0 से छोटा हो तो डिक्रीजिंग। तो बहुत सिंपल बात है, इसका बस f' x निकाल लेना है। तो fx हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो f' x कर लो, डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ रहा है तुम्हारा 2x माइनस 4, कहाँ पर बोला 1 पर, तो एट x इक्वल टू 1 f'1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया -2। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस f'1 जो है हमारा लेस देन 0 है ना, -2 आया मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 आ गया, तो देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग, f क्या हमारा डिक्रीजिंग हो गया, कहाँ पर एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना है अपने को। देखो ध्यान से क्या है, रूट अंडर a प्लस एक्स है ना, रूट अंडर a प्लस एक्स dy/dx और प्लस x इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेबल, एक तरफ x का टर्म कर लेते हैं, एक तरफ y का टर्म कर लेते हैं। तो रूट अंडर a प्लस एक्स dy/dx इधर आके माइनस x हो जाएगा, और यहाँ से देखो dy/dx जो हो रहा है वो माइनस x बाई रूट अंडर a प्लस एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से dy इक्वल टू माइनस एक्स बाई रूट अंडर a प्लस एक्स, और यहाँ पर dx आ जाएगा। अब ना दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन dy, और यहाँ पर माइनस तो बाहर ले लो, x बाई ये इंटीग्रेशन है x बाई रूट अंडर a प्लस एक्स dx। एक बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, नीचे जो भी रूट के अंदर में उसको आपको पुट करना चाहिए। तो पुट कर लेते हैं a प्लस एक्स इक्वल टू t। तो यहाँ से क्या आ गया, a का तो डिफरेंशियल 0, डिफरेंशिएशन 0, x का dx हो जाएगा डिफरेंशियल, और t का dt आ जाएगा। तो बहुत, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पे t माइनस a आ रहा है,
तो अभी देखो इधर का इंटीग्रेशन तो y आ गया, और माइनस x के जगह क्या रखेंगे, t माइनस ए, और नीचे क्या है तुम्हारा रूट t, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा dt। ठीक है, और अब देखो बड़ा ही आसानी से ये हो जाएगा, माइनस t के नीचे जो है, t के नीचे रूट t ले लो, और माइनस a बाई रूट t ले लो, और साथ में क्या करो, dt कर लो। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, y इक्वल टू माइनस, इसको आप काटो तो यहाँ से रूट t आ रहा है, तो यहाँ आ गया तुम्हारा रूट t माइनस a बाई रूट t और dt। और एक बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन अब हमारे पास है, y इक्वल टू माइनस रूट t का इंटीग्रेशन, रूट t का मतलब t का पावर 1/2 होता है ना, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस t का पावर 3/2 बाई 3/2, नहीं क्योंकि t का पावर 1/2 है, 1 जोड़ो तो 1/2 प्लस 1 3/2 और इतना, और 1/a तो अपने जगह पर है। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t, याद रखना ये 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t और प्लस कांस्टेंट आ गया c। तो अभी हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है, तो y इक्वल टू माइनस ये 2/3 आ गया, और t किसको मान रखे हम लोग, t मान के रखे हैं a प्लस एक्स को, तो a प्लस एक्स का पावर 3/2 और माइनस माइनस प्लस 2a, और a प्लस एक्स का पावर आप 1/2 दे सकते हो, रूट का मतलब 1/2 पावर, ये आंसर हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली जो है ना ये किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो जहां पे वेयर p इक्वल टू, जहां पर p जो है वो है माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q जो हमारा है वो है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले IF निकालो, तो देयरफॉर IF इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e टू दी पावर p dx, नहीं तो यहां से हो गया e टू दी पावर p माइनस बाहर ले लेते हैं x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब देखो यहाँ पर नीचे वाले को पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ऊपर में x है हमारे पास, एक्चुअली x नहीं माइनस x ले लो ना, माइनस है हमारे पास, तो माइनस एक्स डी एक्स जो है वो माइनस एक्स डी एक्स जो हमारे पास है, माइनस एक्स डी एक्स जो है वो तुम्हारा 1/2 dt है, 1/2 dt है ना। तो यहाँ से देखो e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर ले लेते हैं और dt आ गया और नीचे t आ गया। ठीक है, तो e टू दी पावर 1/2 dt बाई टी क्या होता है log t, और e टू दी पावर log और t का पावर 1/2 यहाँ से आ जाएगा, और e टू दी पावर log x के बराबर हो जाता है, तो ये तो t का पावर 1/2 ही रह गया हमारा। तो IF क्या आ गया, t का पावर 1/2। ठीक है, t का पावर 1/2, और t क्या है अपने आप में, t है, t जो हमारा है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, मतलब रूट x बोल सकते हो इसको, है ना, इसको क्या बोल सकते हो, रूट के अंदर में डाल सकते हो, ये रूट हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, तो सिंस सॉल्यूशन देखो, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा तुम्हारा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चे, तो अब देखो क्या आ गया, तो दिस इंप्लाइज y और आई एफ क्या है तुम्हारा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है हमारे पास, q देखो हमारे पास क्या है, q है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और इंटू आई एफ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। तो देखो ऊपर में रूट है, नीचे रूट नहीं है, तो इसको काट के नीचे रूट डाल दो, क्योंकि नीचे में एक्स के तरह, ऊपर रूट एक्स के तरह है। रूट एक्स से अगर एक्स काटेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स आएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे ऊपर रूट में है और नीचे में रूट नहीं है, तो इसको काटेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो ये बन गया हमारा वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो ये वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है अपने को। सॉल्व कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, 2 लाइंस दिया हुआ है हमारे पास, हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज, पहला का डायरेक्शन रेशियोज, दूसरा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो बोल रहा है इसके बीच का एंगल निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन, डायरेक्शन रेशियो क्या है तुम्हारा, गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन इज 1 1 0। तो अगर हम इसको ए वेक्टर लिख लें तो क्या आ जाएगा, आई प्लस जे हो गया, के जगह तो 0 है तो 0 के आ गया, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो दिया है वो दिया हुआ है 2 1 2। ठीक है, तो अगर इसको अगर वेक्टर बी लिख लेते हैं, दूसरा वाला वेक्टर बी आता है, तो क्या आ रहा है 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ a आया तो दिस इंप्लाइज यहाँ से मैग्नीट्यूड a निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड a क्या आता है, मैग्नीट्यूड a आता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उधर तो 0 है तो क्या आ गया, रूट 2 आ गया। और दिस इंप्लाइज यहाँ से अगर हम लोग रूट बी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड बी निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 8 1 9, रूट 9 मतलब 3 आ रहा है। ठीक है, तो 9। अब सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 लाइन के बीच का एंगल, a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड b। तो a डॉट बी क्या आ गया, i प्लस जे डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k, और मैग्नीट्यूड a क्या है रूट 2 और मैग्नीट्यूड b क्या है 3, ऐसा आ गया। तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारा, तो cos थीटा इक्वल्स टू i गुना 2i, तो 2 आ जाएगा और j गुना जे 1 आ जाएगा, और ये 0 गुना के तो 0 आ गया, और नीचे कितना है तुम्हारा रूट 2 गुना 3, तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3 कट गया, तो यहाँ से कितना आया, तो cos थीटा बराबर 1 बाई रूट 2 बराबर cos 45 डिग्री, एक्यूट एंगल बोला था, तो थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री आ रहा है ना, या पाई बाई 4 और पाई बाई 4 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस 11 माइनस एक्स बाई पी, 3y माइनस 3 बाई 2, 17 माइनस जेड बाई पी और x माइनस 22 बाई पी बराबर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 2 लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, गिवन लाइंस आर, ये जो लाइन दिया हुआ है लाइंस आर क्या है तुम्हारा 11 माइनस एक्स बाई पी इक्वस टू 3y माइनस 3 बाई 2 इक्वस टू 17 माइनस जेड बाई 5। तो इसको और साथ में कैसा चल रहा है, कैसा है x माइनस एंड x माइनस 22 बाई 3p बराबर 2y माइनस 7 बाई 27। ठीक है, और बराबर z माइनस 100 बाई 6 बाई 5। तो इसको हमको किस फॉर्म में लिखना था, x माइनस x1 इक्वस टू y माइनस y1 इक्वस टू z माइनस z1 करना है अपने को। तो यहाँ से हम ना, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे ऊपर में भी नीचे में भी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 11
और नीचे माइनस पी हो जाएगा। यहाँ देखो तो 3 से भाग दो, 3 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करना है, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ऊपर भी भाग देना है 3 से नीचे। ऊपर में 3 से भाग देंगे तो ऊपर बच जाएगा y माइनस 1, और नीचे 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2/3, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो z माइनस 17 ऊपर आ गया और नीचे माइनस 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो अभी ये तो सही है, क्या है तुम्हारा x माइनस 20, x माइनस x1 करना है ना, तो x माइनस x1 यहाँ पे, अभी x माइनस x2 यहाँ पर, तो x माइनस 22/3p और बराबर 2 से डिवाइड करो यहाँ भी ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो y माइनस 7/2 और नीचे क्या आ जाएगा 27/2, और यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस 100/6/5। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से हमारा जो डायरेक्शन रेशियो पहला लाइन का आता है, तो डायरेक्शन रेशियो जो पहला लाइन का आता है, तो हेयर यहाँ पे अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो a1 b1 c1, ठीक है, इक्वस टू क्या आ गया -p 2/3 और -5, और साथ में a2 b2 और c2। ठीक है, या फिर डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3 भी लिख सकते थे, तो a1 a2 a3 लिख लेते हैं, a1 a2 और a3, और इसको करते हैं b1 b2 b3। ठीक है, b1 b2 b3, तो b1 b2 और b3 इक्वस टू क्या आ जाएगा 3p है यहाँ पर, और क्या है देखो तो 27/2 है, और यहाँ पर 6/5 है। ठीक है, तो अब सिंस लाइन्स आर perpendicular to each other, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो therefore a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर हो जाएगा 0, है ना, परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, भाई पैरेलल होता तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता, तो दिस इम्प्लाइज, तो अभी क्या है तुम्हारा a1 क्या है -p और b1 क्या है 3p प्लस a2 क्या है 2/3 और b2 क्या है तुम्हारा 27/2 और a3 क्या है तुम्हारा -5 और b3 क्या है तुम्हारा 6/5, और ये सब किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखो 2 कटा और 9 × 27, यहाँ से 5 कट गया। ठीक है, तो क्या बच रहा है -3p² प्लस 9 -6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है -3p² प्लस 3 बराबर 0, तो 3p² बराबर 3, तो 3 कट गया 1 बचा, तो p का मान जो हो रहा है वो 1 है ना, तो +-1। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्या रहा है, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है इस दोनों का, तो बहुत आसान है सॉल्यूशन। ए दिया हुआ है तुम्हारे पास क्या है 2i - 3j - 5k, और वेक्टर बी दिया हुआ है तुम्हारे पास -7i + 6j + 8k। ठीक है, तो देन a क्रॉस b निकालना है अपने को, a क्रॉस b क्या होता है ना, i ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, j ले लेते हैं, k ले लेते हैं, और पहले से a का कोएफिशिएंट देखो, i का कोएफिशिएंट 2 यहाँ ले लेंगे हम लोग, j का कोएफिशिएंट -3 यहाँ ले लेंगे, और k का कोएफिशिएंट -5 यहाँ ले लेंगे, और i का कोएफिशिएंट -7 यहाँ ले लेंगे, 6 यहाँ ले लेंगे और 8 यहाँ ले लेंगे। बस आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, i पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, इसको इसके साथ -3 × 8 तो -24 आ गया, और -5 × 6 -30 आ रहा है, तो +30 आ गया, और -j, अब दूसरा रो अपना और कॉलम खत्म हो रहा है। ठीक है, ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया, तो 8 दूनी 16 और -5 × -7
तो माइनस माइनस प्लस 35 आ गया ना, 7 पचे 35 और प्लस के, और यहाँ से ये रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 6 दूनी 12 और माइनस 7 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 21। तो यहाँ से देखो तो क्या रहा है माइनस 24 प्लस 30, तो 6i आ गया, और यहाँ पे 16 माइनस 35 तो 19 आ रहा है, 19 16 35 होता है, तो माइनस 19, तो माइनस माइनस प्लस 19 आ गया, प्लस 19 जे, और यहाँ पर देखो 12 माइनस 21 तो माइनस 9 आ गया ना, माइनस 9 के। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स अपेयर। एक कॉइन को अगर 3 बार उछाला जाए तो एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, गिवन अ कॉइन इज टॉस्ड, गिवन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, कॉइन कितने बार टॉस्ट हुआ, 3 टाइम्स, तो दिस इंप्लाइज सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा इसका, हेड हेड, मान लो तीनों हेड आया, पहला बार तीनों हेड आ गया। ठीक है, फिर एक टेल आ रहा है, तो हेड हेड टेल, अब इस टेल को शिफ्ट करो, हेड टेल हेड, फिर इस टेल को और शिफ्ट करो इधर, टेल हेड हेड, है ना। तो एक 2 हेड आया, एक टेल आया, इतना। अब चलो एक हेड आ रहा है, 2 टेल आ रहा है, हेड टेल टेल, अब इस हेड को शिफ्ट करो, टेल हेड टेल, फिर इस हेड को शिफ्ट करो, टेल टेल हेड, और फाइनली पहला तीनों हेड हो गया, फिर 2 हेड हो गया, फिर एक हेड हो गया, और फिर अब 0 हेड, मतलब तीनों टेल, तो टेल टेल टेल। ये सिंपल स्पेस है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड देखो तो कौन सा है, एग्जैक्टली 2 हेड ये रहा, एग्जैक्टली 2 हेड ये रहा, और एग्जैक्टली 2 हेड ये रहा। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग exactly 2 head, getting exactly 2 heads, 2 heads का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, E इक्वल टू कितना आ रहा है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। ठीक है, ऐसा आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू कितना है हमारा, अगर ई का अगर देखो तो नंबर ऑफ ई 3 है, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास, देख लो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, 8। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 heads equals to PE equals to number of E by number of S। ठीक है, और ये क्या गया, नंबर ऑफ E क्या है 3/8, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में? तो आप लोग इसको बनाओ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 23 एलपीपी है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, जेड दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और सब्जेक्ट दिया हुआ है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन कॉन्स्टेंट्स आर, गिवन कॉन्स्टेंट्स आर, एक क्या है तुम्हारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 6y। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट L1 x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो इसका ट्रूथ टेबल बना लो।
क्या आ रहा है तुम्हारा एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, वाई का 8 आएगा, वाई का 0 ले लो, एक्स का 8 आ जाएगा। L2 इक्वस टू, L2 क्या है हमारा, x इक्वस टू 0 मतलब y इक्वस टू x इक्वस टू 0 मतलब y एक्सिस, और L3 क्या है हमारे पास, y इक्वस टू 0 मतलब x एक्सिस। ये हमारा हो गया। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग थोड़ा सा जल्दी से। तो यहां से चलते हैं हम लोग, आठ है तो 2 2 का ले लेते हैं, 0 2 4 6 8 10, x आया, यहाँ पे -2 ले रहे हैं, x डैश आया, यहाँ -2 ले रहे हैं, y डैश है, 2 4 6 8 ये y है हमारा। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, क्योंकि ये लेस देन के साथ इक्वल टू भी था तो 0 8 ये रहा हमारा, और 8 0 ये रहा हमारा। अब इसको मिला दो, ठीक है। तो ये हमारा, और इससे जो रीजन है तुम्हारा, देखो ये तो ये आ गया, बोल रहा है इससे लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब इस लाइन के नीचे, ये L1 है हमारा, ये क्या है तुम्हारा L1 है, ठीक है। तो क्या रहते हम यहाँ पर रख सकते हो, जिसका देखो ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर ये 0 0 आ रहा है, 0 0 एक पॉइंट पकड़ो, 0 0 नीचे है, रख के देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 0 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू एक सही बात है, इसका मतलब इसका निचला हिस्सा हमारा आंसर है। और x ग्रेटर देन y 0 और y ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हमारा ये वाला जो है रीजन जो है वो इसका फिजिबल रीजन है, ठीक है। और कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ गया, 0 8 आया, और ये क्या आया 8 0 आया, और ये तुम्हारा 0 0 है, कॉर्नर पॉइंट ये आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन विच इज बॉन्डेड, जो कि बॉन्डेड है, एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स आर, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है, 0 0 8 0 एंड 0 8, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गया हमारा। एक्चुअली इसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हमको निकालना है। तो 9 क्या है तुम्हारा, z इक्वस टू, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वस टू 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y। तो पहला निकालेंगे 0 0 पर, तो z इक्वस टू कितना आ जाएगा, 5 गुना 0 प्लस 6 गुना 0, और ये 0 हो गया। और फिर क्या तुम्हारा दूसरा 8 0 पर देख लो, तो z इक्वस टू 5 गुना 8 प्लस 6 गुना 0 तो 40 हो गया। और z इक्वस टू अगला क्या है 0 8 पर, 0 8 तो 5 गुना 0 प्लस 6 गुना 8 तो 48 हो गया। तो साफ बात है मैक्सिमम वैल्यू 48 है, मैक्सिमम निकलना है अपने को, मैक्सिमम। तो 10 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वस टू 48 एट कहाँ पर, 0 8 पर, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r 6 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, ठीक है। रेट चेंज ऑफ एरिया, तो मान लेते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल whose radius is r, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, देन a इक्वस टू क्या करना है, पाई r स्क्वायर, और अपने को किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए, r के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं r के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू r। तो क्या आ जाएगा ये हमारा dA बाई
डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2r। और कब चाहिए? जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। एंड डी ए बाई डी आर जब r का वैल्यू क्या हो जाए? 6 सेंटीमीटर हो जाए। तो 2 पाई और r का वैल्यू 6, तो कितना आया? 12 पाई। और एरिया हमेशा जो बढ़ेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में बढ़ेगा, और रेडियस हमेशा जो बढ़ेगा वो सेंटीमीटर में बढ़ेगा। तो यही तुम्हारा रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है आर के रिस्पेक्ट में। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था हमारा 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 इवैल्यूट। देखो ये क्या है तुम्हारा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट है और ये क्रॉस है। तो बस इसका तो डिटर्मिनेंट अपने को निकालना होता है। क्या है हमारा? -2i + 3j - 4k। ठीक है, ये कैप भी लगा सकते हो, ये वेक्टर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। डॉट 3i 6j + 6k है ना, क्रॉस i - 3j + 2k। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे, बस इसका क्या करना है अपने को? डिटरमिनेंट निकाल देना है। -2 3 -4 और यहाँ से आ जाएगा 3 -6 और 6 और यहाँ से आ जाएगा 1 -3 2। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। तो चलो अब इसको बस एक्सपेंड करने का काम है, ये आराम से बन जाएगा हमारा। एक्सपेंड बस कर देना है, कहानी खत्म। तो क्या जीरो कर सकते हैं? कर सकते हैं हम लोग जीरो। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार। किसको? R1 और R3 को जोड़ते हैं। अप्लाई, जीरो कर लो, आसान हो जाता है। R1 और डायरेक्ट भी कर सकते हो, R1 + R3। तो फायदा क्या होगा? R1 + R3 करने पर -2 + 1 -1, 3 + -3 0 और -4 + 2 -2। और यहाँ क्या है तुम्हारा? 3 -6 6 और यहाँ क्या है हमारा? 1 -3 2। सही है। अच्छा, एक जीरो और बना सकते हैं क्या? लेकिन चलो अब बन गया एक जीरो, अब एक्सपेंड कर लो इसी पर। एक्सपेंड अलोंग R1, बिना आप ये किए भी कर सकते थे। एक्सपेंड अलोंग R1, तो जीरो करने के बाद में थोड़ा आसान हो जाता है। तो -1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -6 दूनी 12 -12, अब -6 तिया 18, 6 3 18, तो +18 आ जाएगा, -0 और -2। अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -9 3 तिहाई 9, +6। तो देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है? -1 इंटू 18 में 12 गया, 6 बचा, 0 तो हटा दो, -2 इंटू -3। तो क्या आ रहा है? -6 + 6 और ये 0 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया 0। और ध्यान दो, जब ये 0 आता है ना, तो ये क्या होता है? कोलिनियर हो जाता है ना, कि ये जो तीनों है तुम्हारा वेक्टर, तीनों एक ही लाइन में आएगा। तो ये तो बात की बात है, बस यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है और तो कुछ पूछ नहीं रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 0। ठीक है बच्चों, नोट करो आप लोग इसको। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन 26 क्या है? फाइंड GOF एंड FOG इफ fx दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन फंक्शन का है हमारा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। गिवन क्या दिया हुआ है हमारा? fx जो है वो है 8x³ और gx जो हमारा है वो है x का पावर 1/3। तो GOF निकालना है, तो GOFX क्या होगा? GFX हो जाएगा। ठीक है, तो G और FX का जो वैल्यू है डाल दो। FX का वैल्यू देखो क्या है तुम्हारा? 8x³ है, 8x³। बस बच्चों यहीं पर ध्यान देना है, यहाँ पे GX x का पावर 1/3, इसको ऐसे मत पढ़ो। बस क्या करना है यहाँ पर? थोड़ा सा चेंज करना है। G इनपुट, x को इनपुट बोलते हैं, G इनपुट इक्वल टू इनपुट का पावर 1/3। यहाँ भी देखो G इनपुट, ये पूरा इनपुट है। G इनपुट इक्वल टू इनपुट का पावर 1/3, तो इनपुट हो गया 8x³ और इसका पावर 1/3। तो देखो 8 का पावर 1/3 2 आ गया और x³ का पावर 1/3, तो 3 3 कट के x आ गया। तो पहला आंसर तो ये आ गया हमारा। और अब दूसरा देखो FOGX, तो ये क्या आया? F और ये आ गया GX और ये आया F और GX। देखो क्या है हमारे पास? x का पावर 1/3। और अब देखो ध्यान से, ये F इनपुट है और यहाँ पर देखो F इनपुट क्या? 8 इनपुट का क्यूब, 8 इनपुट का क्यूब, तो 8
और इनपुट क्या है, x का पावर 1/3 का क्यूब, तो 3 का यहाँ पर 1/3 इंटू 1/3 कट गया 8x, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 कह रहा है इफ E एंड F आर इवेंट सच दैट PE दिया हुआ है हमारे पास, PF दिया है हमारे पास, PE इंटरसेक्शन F दिया हुआ है, तो PE/F निकालना है अपने को। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, PE जो हमारा है वो 0.6 है, और PF जो हमारा है, कॉमा ले लेते हैं, PF जो हमारा है वो है 0.3, और PE इंटरसेक्शन F जो हमारा है वो 0.2 है। तो देन क्या है हमारा, देखो PE/F, PE/F, तो PE/F क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F/PF। ठीक है बच्चों, और PE इंटरसेक्शन F अपने पास दिया हुआ है 0.2 और PF दिया हुआ है 0.3, तो ये पॉइंट कट गया, आंसर आ गया 2/3। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर है। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा 28, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस जो है ना, 2 पासा फेंका जाता है एक ही साथ साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9 और 11, सम या तो 9 आ जाए, सम या तो 11 आ जाए। तो चलो देखो क्या कह रहा है, क्या है तुम्हारा गिवन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली थ्रोन है तुम्हारा 2 डाइस, देन सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, ठीक है, तो सैंपल स्पेस दो पासा फेंके हम लोग, तो क्या आएगा, पहला एक के साथ 1 आ सकता है, एक के साथ 2 आ सकता है, एक के साथ 3 आ सकता है, एक के साथ 4 आ सकता है, एक के साथ 5 आ सकता है, एक के साथ 6 आ सकता है, फिर 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6, फिर आ सकता है 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, फिर आ सकता है 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6, फिर आ सकता है 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, और फाइनली क्या आ सकता है 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 और 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, ये आ सकता है। अब क्या बोलता है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी 9 और 11 होना चाहिए ना, तो मान लेते हैं लेट E be the event that sum on die, event that है ना, getting sum on dice is 9 और 11, तो दिस इम्प्लाइज ई क्या आ जाएगा, या तो 9 होना चाहिए तो 11 होना चाहिए, तो देखो तो 9 11 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 9 यहाँ आ जाएगा, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, ये 11 कहाँ आएगा, 5 6 और 6 5, ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 3 6 4 5 5 4 6 3 5 6 और 6 5, ठीक है, तो अब क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ ई कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, ई कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ एस देखोगे तो कितना है, 6 गुना 6 36 है ना,
ये 36 आ गया। ठीक है, तो 9 प्रोबेबिलिटी 9। अभी हमको इसी का इवेंट चाहिए, इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो PE है ना, 9 या 11 आने का प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E 6 और नंबर ऑफ S 36, तो 6 6 के 36 1/6। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे होगी समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। 29 देखो, इवैल्यूट इंटीग्रेशन है 1 से लेके 2 तक लॉग रूट अंडर लॉग x बाय x। तो सोल्यूशन I इक्वल टू क्या है हमारा 1 से 2 रूट अंडर लॉग x बाई x dx। तो रूट के अंदर जो चीज़ है उसको पुट कर लेना चाहिए, तो पुट कर लेते हैं लॉग x इक्वल टू t। तो दिस इंप्लाइज 1 बाय x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अच्छा तो अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ से dt। तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू, अभी देखो हम लिमिट चेंज नहीं किए हैं, तो याद रखना वापस से हमको आना है x के फॉर्म में, तभी इसको हम ना लिमिट लगा पाएंगे, क्योंकि ये लिमिट तो x का हमारा है। तो रूट अंडर लॉग x को हो गया t, और यहाँ क्या आ गया तुम्हारा 1 बाय एक्स डी एक्स, यहाँ पे 1 बाय एक्स डी एक्स आ गया dt, तो ये आ गया तुम्हारा dt। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू, अब रूट t है तुम्हारे पास, ठीक है, रूट t है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, t का पावर 3/2 बाय 3/2, और ये 1 से 2। बट याद रखना t का वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते हैं अभी, तो I इक्वल टू 2/3 बाहर ले लो, अभी लिमिट नहीं लगा सकते हैं। अब t का वैल्यू पहले रखो log x, तो log x का पावर क्या है तुम्हारा 3/2, अब है हमारा 1 से लेके 2। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू 2/3, और एक बार 2 ले लेते हैं, तो log 2 का पावर 3/2 और माइनस log 1 का पावर 3/2। तो सिंपल सा बात है, log 1 तो 0 हो जाता है, तो 2/3 और log 2 का पावर 3/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 5। आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाते हैं इसको, 3x माइनस 2y माइनस 1 और dy इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x dx प्लस 3y dx माइनस 5 dx प्लस 3x dy माइनस 2y dy माइनस dy इक्वल टू 0। तो तुम देखो यहाँ पर ध्यान से दिखेगा कि देखो जो x है हमारा ना, x है, तो इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसको भी इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसको भी इंटीग्रेट करना बहुत आसान, इसको भी इंटीग्रेट करना बहुत आसान। बच कौन कौन सा गया, ये वाला, ये और ये बच गया। ठीक है, लेकिन दोनों में खास बात देखो क्या है, तुम्हारा 3 कॉमन है, बस यहीं से काम खत्म हो गया हमारा। इसमें से और इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है x dy प्लस y dx। ठीक है, y dx, और प्लस बाकी जो है 2x dx लिख लो, और माइनस 5 dx लिख लो, और माइनस 2y dy लिख लो, और माइनस dy लिख लो इक्वल टू 0। अब इसको देखो, ये चीज क्या है तुम्हारा, ये अगर हम लोग dy बाई डी एक्स एक्स वाई करते हैं, तो x को छोड़ो, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और y को छोड़ो तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx, है ना, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन किसका, एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन यही है। डिफरेंशियल अगर हम लोग निकालें तो x को छोड़ेंगे dy, y को छोड़ेंगे तो dx। तो एक्चुअली में ये क्या है तुम्हारा 3, और ये डिफ्रेंसिएशन है किसका, एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन है, एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो और प्लस ये क्या है तुम्हारा 2x dx है, और माइनस 5 dx है, और माइनस 2y dy है, और माइनस dy इक्वल टू क्या है 0। इस टाइप का आ गया। पूरे साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, हटाओ, ये आ गया तुम्हारा dxy। इसका इंटीग्रेशन 2 हटाओ x dx, और -5 इंटीग्रेशन dx, और यहाँ देखो 2 हटाओ y dy, माइनस इंटीग्रेशन dy इक्वल टू 0। तो बस इंटीग्रेट करना है। तो 3, इसका इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन खत्म, xy आ गया, और +2x² 2 आ गया, -5 dx का x आ गया, -2y² 2 आ गया, और -y इक्वल टू 0। 0 है तो आप c लिख सकते हो, कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से 2 मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 2 मेरा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है 3xy + x² - 5x - y² - y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलो अब आज हम लोगों ने पूरा का पूरा सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का जो 30 क्वेश्चन था सारा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अब लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है 8 वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।